भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। ऐसा कम ही होता है लेकिन इस साल हो रहा है। इस साल पूर्णमासी के दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर को ही दशहरा पड़ रहा है और उसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल भी पूरे हो रहे हैं। यह भी गजब संजोग देखिए कि उससे हफ्ते भर पहले गांधीवादी तरीके से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और उस क्षेत्र को संविधान की 6ठी अनुसूची में डालने की मांग कर रहे न्यू लद्दाख मूवमेंट के नेता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। अब भाजपा की आईटी सेल समेत तमाम हिंदुत्ववादी संगठन उन्हें देशद्रोही सिद्ध करने में लग गए हैं। बांग्लादेश के मुख्य प्रशासनिक सलाहकार मोहम्मद यूनुस के साथ उनकी फोटो और पाकिस्तान के अखबार डॉन के कार्यक्रम में उनकी भागीदारी की पोस्ट के माध्यम से यह सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है कि उनकी देशभक्ति संदिग्ध है। कहा जा रहा है कि उन्होंने जेन जी यानी युवा पीढ़ी को हिंसा के लिए भड़काया है। 2 अक्टूबर को दशहरा और संघ का शताब्दी वर्ष पड़ने के कारण गांधी जयंती पर होने वाले तमाम कार्यक्रम रद्द हो गए। कुछ गांधी जन इसे सांप्रदायिकता विरोधी दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं, लेकिन देखना है वे कैसे मनाते हैं। यह भी जानना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस दिन महात्मा गांधी को किस तरह से याद करता है और हिंदुत्ववादियों की ट्राल ब्रिगेड उन्हें अपनी हिंसा का कितना निशाना बनाती है। लेकिन इन संजोगों के आसपास होने वाले विचार विमर्श यह साबित करते हैं कि गांधी विचार से प्रेरित नागरिकों और संगठनों के सामने सावरकर के विचारों से प्रेरित संगठनों से टकराव अवश्य भावी है। उसके मध्य समन्वय का कोई बीच का रास्ता बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सावरकर का विचार बहुसंख्यवादी एक चालानुवर्ती संगठन और उसके माध्यम से कायम होने वाली राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तानाशाही की ओर जाता है, जबकि गांधी का विचार लोकतंत्र, विकेंद्रीकरण, मानवाधिकार और पर्यावरण की रक्षा की ओर जाता है। सावरकर उनसे प्रेरित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार वास्तव में 19वीं और 20वीं सदी के उस यूरोपीय राष्ट्र निर्माण और औद्योगिक विकास की नकल है जो संसार को विनाशकारी महायुद्ध की ओर ले जाता है। आज वह विचार अमेरिका और उसके उद्दंड बालक इसराइल के तौर पर नए सिरे से जोर मार रहा है। पूरे भारत को मुट्ठी में कैद कर लेने वाले संगठन का संघ का विचार भी उसी का सहोदर है। यह राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक ध्रुवीकरण, सरकारी दमन और आज्ञाकारी समाज निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियार जमा करके पड़ोसियों से युद्ध की ओर ले जाता है। राष्ट्रीय गौरव की पुनर्स्थापना, धर्म की रक्षा वगैरह इसकी रणनीतियां हैं। यह विचार भावनाओं पर इस कदर आधारित है कि इसे विचार कहना भी बेईमानी लगता है। अगर इसके रेसे रेसे पर चर्चा करें तो इसमें झूठ और धोखाधड़ी का इतना बड़ा तत्व निकलेगा कि यहाँ उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। वास्तव में यह कोई विचार नहीं बल्कि विचारहीनता का कोहरा है। दूसरी ओर महात्मा गांधी के चिंतन और कर्म से निकला उनका विचार है जो दुनिया के भविष्य के लिए अनिवार्य है। उसमें भावना और उत्तेजना के बजाय मानवीय संवेदना है। उसकी तर्क पद्धति ऊपरी तौर पर भले ही बासी लगे, लेकिन उसे हर समय और हर परिस्थिति में रखकर अगर देखिए तो उसमें ताजगी का सुवासित गहरा झोंका उठता हुआ दिखाई देगा। उसमें घृणा और आशंका नहीं, अभय और प्रेम है। यह महज संजोग नहीं है कि 20वीं सदी के पहले दशक में लंदन में गांधी और सावरकर की मुलाकात दशहरे के मौके पर हुई थी और दोनों ने उस पर्व की अपने अपने ढंग से व्याख्या की थी। गांधी और सावरकर के विचारों का यह संघर्ष तब से आज तक जारी है। वह सारे संसार को झकझोर देने वाली गांधी हत्या और सावरकर की गुमनाम मृत्यु से खत्म नहीं हुआ, बल्कि अगर हम
मशहूर साहित्यकार U.R. अनंत मूर्ति को पढ़ें तो लगता है कि वो आगे भी जारी रहने वाला है। उन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्तारूढ़ होने से पहले अपनी प्रसिद्ध पुस्तिका हिंदुत्व या हिंद स्वराज मूलतः कन्नड़ के माध्यम से इस बात को रेखांकित किया था। उनका कहना था कि सावरकर ने हिंदुत्व का विचार औद्योगिक और सैन्य शक्ति पर आधारित केंद्रीकरण का फांसीवादी विचार है। इस विचार में पर्यावरण और कमजोर समाजों का विनाश अंतर्निहित है, जबकि गांधी का विचार सत्य, मानवता, मानव स्वतंत्रता और पर्यावरण की रक्षा पर आधारित विकेंद्रीकरण का एक हिस्सा विरोधी विचार है। लद्दाख के सोनम वांगचुक और केंद्र सरकार के बीच हुआ टकराव दरअसल इन विचारों का टकराव है। यह विकास के दो मॉडलों का टकराव है। एक मॉडल चाहता है कि लद्दाख का समाज दिल्ली से नियंत्रित हो और वहां के लोगों के नागरिक अधिकार और संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार भी सीमित हो। वहां बड़ी आर्थिक शक्तियों को खनिजों और अक्षय ऊर्जा के दोहन का असीमित अधिकार हो। लद्दाख के नागरिकों को निरंतर संदेह की नजर से देखा जाए और आर्थिक और सैन्य शक्तियों पर सदैव भरोसा किया जाए। दूसरी ओर नए लद्दाख आंदोलन का विचार यह है कि वहां के लोगों को अपने विकास का रास्ता तय करने और उसे अपने ढंग से संचालित करने का अधिकार हो। वहां की धरती और पर्यावरण को लद्दाख के स्थानीय विवेक के लिहाज से संचालित और व्यवस्थित किया जाए। इसलिए वे लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने और उसे पूर्वोत्तर के राज्यों की तरह से छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की भी मांग कर रहे हैं। लद्दाख के लोगों का मानना है कि अपने क्षेत्र के विकास और उसकी रणनीति स्थिति के बारे में उनका ज्ञान किसी और इलाके या दिल्ली के लोगों के ज्ञान से बेहतर है, जबकि दिल्ली मानती है कि असली देशभक्ति और राष्ट्रीय हित को वे ही समझते हैं जिनके हाथों में सैन्य शक्ति है और उत्पादन के बड़े साधन हैं। सोनम वांगचुक लद्दाख के गांधी कहे जाते हैं, हालांकि वे इस तरह के विश्लेषण को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, पर उनके चरित्र की एक झलक राजकुमार हिरानी की फिल्म 3 इडियट में रेंचो यानी फुसुक बांगडू के रूप में देखा जा सकता है। वह बालक जिसने किसी तरह अपने संकटपूर्ण बचपन से निकलकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर समाज के साथ मिलकर इतने नवोन्मेष किए कि उनके नाम पर तमाम पेटेंट बने। उसने विज्ञान को मुनाफे का धंधा बनाने के बजाय उसे समाज और अपने पर्यावरण के लिए उपयोगी बनाया है। उसने सौर ऊर्जा से सैनिकों के रहने के लिए गर्म टेंट बनाए, पानी की कमी दूर करने के लिए बर्फ के स्तूपों का निर्माण किया और गांधी की बुनियादी तालीम के दर्शन को जमीन पर उतारने के लिए पहले स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख और फिर हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर अल्टरनेटिव लद्दाख जैसे संस्थान बनाए। वांगचुक एक नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा है जिसे बर्दाश्त करना विकास के केंद्रीकृत और क्रूर मॉडल के लिए संभव नहीं है। इसलिए कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक रहे वांगचुक आज देशद्रोही बनाए जा रहे हैं। यह स्वदेशी के मोदी विचार का शीर्षासन नहीं तो और क्या है। वास्तव में वांगचुक का विचार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के हिमालय बचाओ विचार का ही विस्तार और जमीनी प्रयोग है। उसमें भारतीय भूभाग की रक्षा के साथ ही हिमालय जैसी विलक्षण परिस्थिति की रक्षा का प्रयास भी है। पर मुश्किल है कि सत्ता के अहंकार और खोखले राष्ट्रवाद में मदमस्त लोगों को न तो हिमालय समझ में आता है और न ही उसकी परिस्थितिकी का महत्व। उनके लिए मध्य भारत का दंडकारण्य बड़ी कंपनियों के खनन का मैदान है तो हिमालय एक बड़ी सैन्य छावनी। अब तो हिमालय एक विशाल खनन क्षेत्र के तौर पर भी उभर रहा है। लद्दाख इसीलिए त्रस्त है। सरकार यह भूल रही है कि हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पर्वतीय प्रदेश और पंजाब जैसे मैदानी इलाकों में इस साल जो भयंकर बाढ़ आई है उसकी वजह विनाशकारी विकास की योजनाएं
और राष्ट्रवादी हस्तक्षेप है। वांगचुक को न समझने वाले मानव सभ्यता के इतिहास से सबक लेने को तैयार नहीं है। सिंधु घाटी से लेकर तमाम सभ्यताएं पर्यावरणीय विनाश का शिकार रही हैं। वहां युद्धों के उतने प्रमाण नहीं हैं जितने पर्यावरण को न समझने के। गांधी पर आज भले ग्रहण लग रहा हो और वांगचुक आज भले जेल में डाले जा रहे हों, लेकिन सभ्यता के भावी पथ प्रदर्शक तो वे ही हैं। भारतीय समाज में अनेक समानताएं असमानताएं व्याप्त हैं। कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारतीय संविधान का ही अंत कर देना चाहती हैं। इसलिए क्योंकि संविधान समानता की स्थापना के लिए के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण औजार है। भारत में पितृसत्तात्मक मूल्यों का बोलबाला रहा है। इन मूल्यों का धर्म ग्रंथों में महिमा मंडल किया गया है। वर्ण जाति व्यवस्था को भी समाज ने मान्यता दी है। यह भी पवित्र ग्रंथों द्वारा अनुमोदित है। वर्ण जाति से जुड़ी असमानताएं अनादिकाल से हमारी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा रही हैं और आज भी हैं। जातिगत असमानता के खिलाफ और समानता सामाजिक न्याय के पक्ष में पहली महत्वपूर्ण आवाज गौतम बुद्ध ने की थी। समता का मूल्य उनकी शिक्षाओं में के केंद्र में था। इसने सामाजिक व्यवस्था को कुछ हद तक प्रभावित किया था। मध्यकाल में राजशाही के दौर में भी असमानता बनी रही। कबीर, नामदेव, तुकाराम और नरसिंह मेहता जैसे संत कवियों ने जातिगत असमानता की क्रूरता और उसकी अतार्किकता पर प्रकाश डाला।